का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ विज्ञान में पदार्थ निरूपण, जो कि थर्ड चैप्टर है। तो पदार्थ निरूपण में पदार्थ के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं तो वो देखेंगे। ये एक शॉर्ट नोट्स है जिसमें पूरी डिटेल्स देने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, तो देखिए पदार्थ जो है, पदार्थ को महर्षि चरक ने चरक संहिता में और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्ति में रखा है। तंत्र युक्तियों में से एक जो है वो है पदार्थ, जो कि 36 तंत्र युक्तियाँ मानते हैं, उनमें से एक है पदार्थ। पदार्थ भी एक तंत्र युक्ति है। इसके बाद जो पदार्थ की शब्द है, वो पदार्थ शब्द की निरुक्ति क्या है, तो देखिए पद्यते गम्यते यनार्था सा पदार्था, जिसका मतलब होता है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष या विषय का अवबोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। किसी भी वस्तु का या किसी भी विषय का अवबोध या ज्ञान होना ही पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ के लक्षण क्या क्या हैं, तो देखिए पदार्थ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पदार्थ में 3 लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि व्याकरण के अनुसार सुबंत और तीडंट की संज्ञा दी जाती है। तो ये क्या है, तो इनके एग्जाम्पल में उदाहरण स्वरूप जैसे कि सुबंत मतलब राम और त्रिदंत मतलब भवंती, तो ये दोनों जो हैं ये पद हैं और इन्हीं दोनों को पद कहे जाते हैं। सुबंत और तीडंत पद कहे गए हैं। जो दूसरा इसका लक्षण है वो है कि जो अक्षर समूह अथवा एक अक्षर हो उसे पद कहते हैं। अक्षर समूह या कोई 2 अक्षर को मिला के या फिर किसी एक अक्षर को ही पद कहा जाता है। तीसरा जो लक्षण है वो है कि शक्ति संपन्न पद की पद संख्या होती है। प्रत्येक पद में शक्ति होती है, जो भी पद होते हैं उनमें शक्ति होती है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने लक्षण पढ़े हैं, कोई भी शब्द नहीं बनाए हैं। जब हम शब्द के भेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको शब्द या पद आपको बनाना और कैसे हम बोल रहे हैं कि उसमें शक्ति मिलती है या किसी अक्षर समूह या एक अक्षर को पद कहते हैं या सुबंत त्रिदंत जो हमें एग्जाम्पल में मिला है उसे देखने के लिए। तो इन लक्षणों को याद करके आप भेद में इनको अप्लाई करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए जो इनके भेद हैं वो 3 भेद हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं। वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये जो 3 प्रकार के भेद हैं ये हैं। तो जो पहला है हमारा वो है ऋण। ऋण का जो अर्थ निकलता है कि वह प्रकृति वायु उत्पत्ति के अधीन नहीं रहता। इसका मतलब है कि अगर उसका खंडन किया जाए उस शब्द का तो वह शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो जैसे कि कोई भी 2 शब्द, जैसे कि यहाँ पे कान लिया गया है या नाक लिया गया है, अगर का और ना इन दोनों को अगर एक फॉर्म में लिया जाए तो ना तो का कोई अर्थ निकलता है ना ही ना का कोई अर्थ निकलता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही एक पद बन सकता है और उसी का अर्थ निकलता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वायु उत्पत्ति के अधीन नहीं रहता। कहने का मतलब है कि अगर ये का और ना जहाँ से बने हैं उनको अगर देखा जाए तो उनसे कोई शब्द नहीं बनता, जबकि ये दोनों को मिलाकर कान या नाक बनता है। उसके बाद यौगिक जो है इसमें बताते हैं कि वायु उत्पत्ति के अनुसार स्वतः होता है। इसका मतलब है कि जब कोई शब्द हम निर्मित करते हैं तो उसमें इसकी धातु से निर्मित होता है ये शब्द। जैसे कि पाचक है जो कि पंच धातु से निर्मित है। तो यहाँ पे जो भी शब्द हम बनाएंगे वो एक धातु से निर्मित होगा। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो यौगिक होते हैं उसमें एक धातु से निर्मित होने वाले जो शब्द होते हैं, ये जो पद होते हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है। फिर जो तीसरा है हमारा वो है योग ऋण। योग ऋण जो होता है उसमें हम कि ये जो होते हैं ये अवयव और कुछ समुदाय पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर ऐसे शब्द अपना साधारण अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पंकज। जो पंक और जा, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है जन्म, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये पंकज बनता है जिसका अर्थ होता है कमल। तो योग ऋण का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ त्याग देते हैं और एक नए अर्थ, जो कि साधारण अर्थ क्या था कीचड़ और जन्म, जबकि इन दोनों को मिलाने से ये नया अर्थ बना हमारा कमल। तो अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो होता है उसमें हम बताते हैं कि जब अगर रूढ़ है तो उसमें अगर हम खंडन करेंगे तो खंडन करने पर उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, जैसे कि कान नाक। दूसरा जो है उसमें हम बताते हैं कि धातु से निर्मित होता है, जैसे कि पाचक में पंच धातु से निर्मित। और तीसरा जो है उसमें बताते हैं कि साधारण जो अर्थ है उसे त्याग कर
नए अर्थ का या विशेष अर्थ का ग्रहण करते हैं तो वो होता है योग रूढ़। जैसे कि पंकज, पंक का मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्म, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कमल कहा जाता है। इसके बाद हम अर्थ की बात करते हैं तो पदार्थ में पद प्लस अर्थ हमने वो किया था। तो जो अर्थ होता है वो उसका जो मीनिंग होता है कि इंद्रियां जिसे प्राप्त करें वह अर्थ कहलाता है, या फिर पांचों इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो गुण है वही अर्थ है। तो आपको ऐसा याद करना है। उसके बाद इनके कुछ लक्षण बताए जाते हैं। तो लक्षण में हम सिर्फ चरक और सुश्रुत के देख रहे हैं, बाकी सबको अभी, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चरक और सुश्रुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए चरक क्या बताते हैं। चरक बोलते हैं अर्था पदस्य। इसका मतलब होता है कि पद का अर्थ ही पदार्थ है, ये इसके लक्षण में आता है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, तो यो अर्था अभिहितः सूत्रे पदो वा सा पदर्था पदस्य पदायो पदा नाम व अर्था पदार्था, ये सुश्रुत ने कहा है। तो इसका मतलब होता है कि अगर सूत्र या पद के कहने से जिस अर्थ का अवबोध होता है वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, या बहुत सारे पद का अर्थ हो सकता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये सुश्रुत ने कहा है। इन दोनों को आपको याद रखना है। उसके बाद पद के भेद, पदार्थ के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए महर्षि चरक ने दो भेद बताए हैं, सत और असत प्रकार से दो भेद बताए हैं, जबकि सत और असत को ही भाव और अभाव रूप में विभक्त किया जाता है। उसके बाद जो महर्षि सुश्रुत हैं उन्होंने असंख्या बताया है कि इसकी कोई संख्या नहीं है, जिसको हम अपरिमित के वर्णन करते हैं वो। फिर इसके लिए वर्ड जो दिया गया है वो है अपरिमित, सुश्रुत ने दिया है। इसके बाद जो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सत और असत भेद से दो हैं, तो यहाँ पे जो भाव पदार्थ हैं उसमें क्या क्या आते हैं और अभाव पदार्थ हैं उनमें क्या क्या आते हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा है भाव पदार्थ। जो भाव पदार्थ है उसमें दो प्रकार से, आश्रय प्रधान पदार्थ या फिर आश्रयी गौड़ पदार्थ। तो जो आश्रय पदार्थ हैं उनमें आते हैं द्रव्य गुण कर्म, जबकि जो आश्रयी है इनके उनमें आते हैं सामान्य विशेष समवाय। इसके बाद अभाव की बात करते हैं। तो जब भाव हम पढ़ लिए कि भाव में ये सब होते हैं और इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि हम पदार्थ विज्ञान के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है अभाव, तो अभाव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो किसी वस्तु का ना होना या उसके स्थान पर उसकी उपस्थिति का ना होना, वही अभाव कहलाता है। तो अभाव भी दो प्रकार के होते हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। लेकिन संसर्गाभाव में भी तीन प्रकार आते हैं। तो देखिए संसर्गाभाव में तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। तो हम सबसे पहले प्राग भाव की बात करेंगे। तो प्राग भाव जो होता है उसमें हम कहते हैं कि अगर कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही उस कार्य का अभाव हो तो वह प्राग भाव है। जैसे कि घट की उत्पत्ति ना होने तक उसका अभाव रहता है। इसका मतलब है घट का मीन्स घड़ा, घड़ा जब तक उत्पत्ति नहीं हुई है तब तक उसका अभाव है, और जब उस कार्य पूरा हो जाएगा तब उसका अभाव नहीं रहेगा, तो वो कहलाता है प्राग भाव हमारा। दूसरा जो है प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव कहने का मतलब है अगर कोई कार्य के विनाश या विनिष्ट हो जाने के पश्चात हो। जैसे कि अगर जो घट है, मतलब कि हमारा घड़ा अगर नष्ट हो जाए तो उसके बाद उस घड़े का अभाव हो जाएगा। तो प्राग भाव इज अपोजिट होता है प्रध्वंसा भाव से। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक जो है वो पूर्व जो कार्य है, कार्य करने के बाद आपको मिल जाएगा, और एक जो है कार्य करने के बाद विनिष्ट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा तो अभाव हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो है वो है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव क्या कहता है, तो अत्यंता भाव कहता है कि कोई भी जहाँ दो वस्तुएं भूत, भविष्य या वर्तमान तीनों काल में संसर्गा भाव में पाया जाए तो उसे हम अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे कि वायु का रूप, वायु का रूप जो है उसका अभाव, ना तो वो कभी भूत में था, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा, तो इसलिए इसको ऐसा अत्यंता भाव का एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप था, एक था हमारा संसर्गा भाव और एक था हमारा अन्योन्या भाव। तो अन्योन्या भाव का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए अन्योन्या भाव का मीनिंग होता है कि एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है उसे ही, जैसे कि घट पट ना होने से या फिर पट घट ना होने से
पट का घट में और घट का पट में। यहाँ घट और पट कहने का मतलब है जो घड़े का ढक्कन है उसे पट और जो घड़ा है उसे घट। तो इन दोनों का एक दूसरे के लिए जो अभाव होता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव जो होता है उसे अन्योन्याभाव कहते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पदार्थों के साधर्म और वैधर्म। साधर्म का मतलब होता है सामान्य धर्म रखने वाले और वैधर्म का मतलब असामान्य धर्म रखने वाले। तो इसमें कुछ जैसे कि पदार्थ होते हैं जो ऐसे धर्म रखते हैं जो सामान्य रूप में रहते हैं, उन्हें हम साधर्म कहते हैं, और जो धर्म असामान्य रूप में रहते हैं उन्हें हम वैधर्म कहते हैं। तो इसमें ऐसे कौन कौन से हैं, तो देखिए इनके तीन एग्जाम्पल जो है कि पदार्थों का साधर्म, जैसे कि द्रव्यवादी जो सठ पदार्थ है वो प्रथम साधर्म यह है कि वो सब अस्तित्व में, कहने का मतलब है रूपत्व में, अभिधेय में, अभिधान योग्यता में और गेयत्व में, मतलब ज्ञान विषय में, सभी में है। ये सब चीज़ें इन सठ पदार्थों में मिलती है, द्रव्य सठ पदार्थ में। फिर इसके बाद जो दूसरा है कि साधर्म और पदार्थों में क्या है, तो देखिए द्रव्य गुण कर्म समवाय और विशेष में समवायता एवं और एकत्व धर्म समान रूप से है। तो इन सभी में एकत्व रूप और समवायता ये समान रूप से मिलती है। उसके बाद गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनमें निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व धर्म सूक्ष्म रूप से है। तो ये सब चीज़ें साधर्म को बताती हैं। उसके बाद वैधर्म को क्या क्या चीज़ें बताती है कि वैधर्म में क्या बताते हैं, तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है कि द्रव्य में गुण और कर्म तो पाए जाते हैं लेकिन गुण और कर्म में द्रव्य नहीं पाया जाता। तो ये वैधर्म है कि द्रव्य में तो गुण और कर्म मिलेंगे लेकिन गुण और कर्म में द्रव्य नहीं मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि द्रव्य जो है वो 9 होते हैं, गुण 41 होते हैं और कर्म 5 होते हैं। ये सभी में वैधर्म है कि किसी में समानता नहीं मिलती। फिर पदार्थ विज्ञान की उपयोगिता में क्या बताते हैं, तो देखिए आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य का संरक्षण एवं रोगी के रोग का उन्मूलन इसका प्रयोजन है पदार्थ विज्ञान का। और इसके बाद जितने भी हम द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय पढ़ेंगे वो सब आयुर्वेद की उपयोगिता में ही आती है। तो वो आगे वाले चैप्टर्स में आपको आयुर्वेदा की उपयोगिता बताते जाएंगे। थैंक यू। और इसके PDF के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, उस पर लिंक अवेलेबल है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।